हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट बाल मनोविज्ञान सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, जिसमें उत्तर कुंजी वीडियो के अंत में दिया गया है। तो पहले आप लोग प्रश्नों को हल कर लीजिएगा, इसके बाद उत्तर कुंजी से मिलाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है बाल मनोविज्ञान सुपर टेट लेवल का है ये प्रैक्टिस सेट। इसमें पहला प्रश्न है बाल मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को अनुशासित करना, बाल व्यवहार को समझना, पाठ्यक्रम निर्माण, परीक्षा मूल्यांकन। तो इन चार ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। आपको जो उचित लगेगा उसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरा। पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था कहलाती है संवेगात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं। ऑप्शन पहला इसमें है संवेगात्मक अवस्था, ऑप्शन दूसरा इसमें है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन तीसरा इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और ऑप्शन 4 इसमें है चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग प्रश्न नंबर तीसरे की बात करें। प्रश्न नंबर तीसरा इसमें कह रहा है कि सीखने की वह विधि जिसमें करके सीखने पर बल दिया जाता है। सीखने की वह विधि जिसमें करके सीखने पर बल दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। सीखने की कोई विधि है जिसमें करके सीखने पर बल दिया जाता है, उस विधि को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन इसमें है व्याख्यान विधि, दूसरा ऑप्शन है इसमें परियोजना विधि, तीसरा ऑप्शन इसमें है प्रश्नोत्तर विधि और चौथा ऑप्शन है इसमें निगमन विधि। तो करके सीखने पे जिस सीखने की विधि में करके सीखने पे बल दिया जाता है उस विधि को क्या कहते हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर तीसरा। अब हम लोग अगले नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर चौथा इसमें बालक का सामाजिक विकास मुख्य रूप से प्रभावित होता है। बालक का सामाजिक विकास मुख्य रूप से प्रभावित होता है। पहला ऑप्शन इसमें है आनुवंशिकता से, दूसरा ऑप्शन इसमें विद्यालय से, तीसरा ऑप्शन है परिवार एवं समाज से, चौथा ऑप्शन है इसमें बुद्धि से। तो बालक का अगर सामाजिक विकास की बात करें तो सामाजिक विकास मुख्य रूप से किससे प्रभावित होता है। तो इसमें सबसे सटीक जवाब जो आप लोग लगे, जो उचित लगे उसको आप लोग टिक करिएगा। तो ये तो रहा चौथा प्रश्न। अब हम लोग अगले नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर पाँचवा क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर पाँचवा है करके सीखना। प्रश्न नंबर पाँचवा कह रहा है कि करके सीखना किस शिक्षाविद से संबंधित है, अर्थात किस शिक्षाविद ने करके सीखना सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, करके सीखने सिद्धांत को दिया था, वही है। प्रश्न नंबर पाँचवा कह रहा है कि करके सीखना किस शिक्षाविद से संबंधित है। पहला ऑप्शन है फ्रायड, दूसरा है जॉन डेवी, तीसरा ऑप्शन है इसमें स्किनर और चौथा ऑप्शन है इसमें थार्नडाइक। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग अगले नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर छठा। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि प्रेरणा का संबंध है स्मृति से, अधिगम से, अनुशासन से, पाठ्यक्रम से। प्रेरणा मतलब मोटिवेशन प्रेरणा का संबंध किससे है। तो पहला ऑप्शन है स्मृति से, दूसरा है अधिगम से, तीसरा है अनुशासन से और चौथा और डी ऑप्शन इसमें है पाठ्यक्रम से। प्रश्न बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसको आप लोग वीडियो को आज के इस वीडियो के जितने भी प्रश्न हैं बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत सबके सब महत्वपूर्ण है। परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोग डेली एक प्रैक्टिस सेट हल किया करिए, बहुत ही यूज़फुल रहता है, ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है एक प्रैक्टिस सेट हल करना डेली के लिए। अब हम लोग अगले नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7वां है। प्रश्न नंबर 7वां कह रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। प्रश्न नंबर 7वां इसमें कह रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन पहला इसमें है स्किनर, ऑप्शन दूसरा इसमें है पावलोव और ऑप्शन तीसरा इसमें है पियाजे और ऑप्शन चौथा है इसमें कोहलबर्ग। कहीं कहीं पे कोहलबर्ग ना देके कोलबर्ग दे देता है, तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूजन में मत होइएगा। अगले नंबर के प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8वां कह रहा है कि प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किसने किया। प्रश्न नंबर 8वां कह रहा है कि प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया या फिर किसने किया। पहला ऑप्शन इसमें है जॉन डेवी, दूसरा ऑप्शन है किलपैट्रिक, तीसरा ऑप्शन है इसमें रूसो
चौथा ऑप्शन है इसमें फ्रॉवेल। तो प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा किसके द्वारा किया गया था। अब हम अगले नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9वां इसमें कह रहा है कि सीखने की वह अवस्था जिसमें बालक प्रयास करके सही प्रतिक्रिया देता है कहलाती है। प्रश्न नंबर 9वां बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। सीखने की वह अवस्था जिसमें बालक प्रयास करके सही प्रतिक्रिया देता है कहलाती है। पहला ऑप्शन इसमें है अंतर्दृष्टि अधिगम। दूसरा ऑप्शन इसमें प्रयास व त्रुटि। ऑप्शन तीसरा इसमें है अनुबंधन और ऑप्शन चौथा इसमें है अनुकरण। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब अगले नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10वां इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन बाल केंद्रित शिक्षण विधि है। निम्न में से कौन बाल केंद्रित शिक्षण विधि है। पहला ऑप्शन इसमें व्याख्यान विधि, दूसरा ऑप्शन इसमें प्रश्नोत्तर विधि, तीसरा ऑप्शन है प्रोजेक्ट विधि और चौथा ऑप्शन है व्याख्या विधि। तो निम्न में से कौन बाल केंद्रित शिक्षण विधि पर केंद्रित है। इसमें से 4 विधि है, कुल चारों में से कोई एक विधि सही होगी जो बाल केंद्रित शिक्षण विधि पे आधारित होगी। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 इसमें कह रहा है कि पावलोव का सिद्धांत संबंधित है। पावलोव का सिद्धांत किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है इसमें क्रियात्मक अनुबंधन से, दूसरा ऑप्शन इसमें शास्त्रीय अनुबंधन से, तीसरा ऑप्शन इसमें अंतर्दृष्टि से और चौथा ऑप्शन इसमें है सामाजिक अधिगम से। तो पावलोव का सिद्धांत किससे संबंधित है। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। पावलोव का सिद्धांत कौन सा है या पावलोव का सिद्धांत किससे संबंधित है। इन 4 ऑप्शन में से पहला है क्रियात्मक अनुबंधन, दूसरा है शास्त्रीय अनुबंधन, तीसरा है अंतर्दृष्टि से और चौथा डी ऑप्शन है इसमें सामाजिक अधिगम से। प्रश्न बहुत ही अच्छा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 इसमें कह रहा है कि सीखने की वह अवस्था जिसमें बालक देखकर सीखता है कहलाती है। सीखने की वह अवस्था जिसमें बालक देखकर सीखता है कहलाती है। पहला ऑप्शन इसमें प्रयास एवं त्रुटि, दूसरा ऑप्शन है अनुकरण, तीसरा ऑप्शन है अंतर्दृष्टि, चौथा ऑप्शन है इसमें पुनर्वनन। तो सीखने की किस अवस्था में बालक देखकर सीखता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 12। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले नंबर का प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। कह रहा है कि निम्न में से कौन शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। प्रश्न नंबर 13 है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। इन चारों में से कौन सा सिद्धांत शिक्षण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो पहला ऑप्शन इसमें है ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा ऑप्शन है प्रश्न नंबर 13 का दूसरा ऑप्शन है सरल से कठिन की ओर और प्रश्न नंबर 13वां का सी ऑप्शन है इसमें या तीसरा कह लें तो मूर्त से अमूर्त की ओर और प्रश्न नंबर 13 का चौथा ऑप्शन है दंड से भय की ओर। तो एक बार इसको दोहरा लेते हैं हम लोग फिर से। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि निम्न में से कौन शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। पहला ऑप्शन है ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा ऑप्शन है सरल से कठिन की ओर, तीसरा ऑप्शन है मूर्त से अमूर्त की ओर और चौथा ऑप्शन है दंड से भय की ओर। तो इस प्रश्न को आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है ये। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 इसमें कह रहा है कि बालक का सामाजिक विकास मुख्यतः किससे प्रभावित होता है। बालक की सामाजिक विकास की बात करें तो बालक का सामाजिक विकास मुख्यतः किससे प्रभावित होता है। पहला ऑप्शन इसमें है वंशानुक्रम, दूसरा ऑप्शन इसमें विद्यालय, तीसरा ऑप्शन है परिवार और चौथा ऑप्शन इसमें उपयुक्त सभी। तो बालक का जो होता है सामाजिक विकास वो किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। हर परीक्षा में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आसान होते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही कठिन होते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें 2 ऑप्शनों में कन्फ्यूजन होता है, या तो ये सही होगा या फिर ये सही होगा। तो 3 तरह के प्रश्न हर एग्ज़ाम में बनते हैं। तो कुछ आसान प्रश्न भी बन जाते हैं जो कि लगता है कि बिल्कुल आसान है लेकिन गलती उसी में हो जाती है, आसान प्रश्नों में ही। अब हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 इसमें है फ्रॉवेल का संबंध है। फ्रॉवेल का संबंध किससे है। ऑप्शन पहला इसमें खेल विधि से, दूसरा ऑप्शन है व्याख्यान विधि से, तीसरा ऑप्शन इसमें प्रयोग विधि से और चौथा ऑप्शन इसमें है व्याकरण विधि से। तो फ्रॉवेल का संबंध किससे है, प्रश्न नंबर 15 का। बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये, देख लीजिएगा इसको। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि सीखने की अस्थायित्व क्षमता को कहते हैं।
सीखने की स्थायित्व क्षमता को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है इसमें प्रेरणा, दूसरा ऑप्शन है इसमें स्मृति, तीसरा ऑप्शन है इसमें ध्यान और चौथा ऑप्शन है इसमें रुचि। प्रश्न नंबर 16 है, सीखने की स्थायित्व क्षमता को क्या कहते हैं? इन चारों में से प्रेरणा कहते हैं या स्मृति कहते हैं या फिर ध्यान कहते हैं या फिर उसको रुचि कहा जाता है, जो सीखने में स्थायित्व लाता है। कोई भी चीज़ सीखने जाए तो उसमें वो अस्थायी क्षमता उत्पन्न होती है या स्थायी हो जाता है वो अधिगम, तो उसको क्या कहते हैं? अब हम लोग आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 वाला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि बालक के सर्वांगीण विकास में शिक्षक की भूमिका होती है। किसी भी बालक के सर्वांगीण विकास में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? पहला ऑप्शन है इसमें मार्गदर्शक की, दूसरा ऑप्शन है इसमें शासक की, तीसरा ऑप्शन है इसमें दंडाधिकारी की होती है, चौथा ऑप्शन इसमें परीक्षक की। तो बालक के सर्वांगीण विकास में शिक्षक की भूमिका इन चारों में से क्या होती है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग अगले नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 18। आज के इस वीडियो में कुल 20 प्रश्नों का संग्रह है, तो हल करिएगा आप लोग। बहुत सारे प्रश्न इसमें से एग्जाम में फंस भी सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 18 कह रहा है इसमें अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रश्न नंबर 18 इसमें कह रहा है कि अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया या फिर किसके द्वारा किया गया? पहला ऑप्शन इसमें है थार्नडाइक, दूसरा ऑप्शन है इसमें कोहलर, प्रश्न नंबर 18 का तीसरा ऑप्शन इसमें है स्किनर और चौथा ऑप्शन इसमें है पाउला। तो ये तो रहा 18वां प्रश्न। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है? कक्षा शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि कक्षा शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ऑप्शन पहला इसमें है क्रियाशीलता, ऑप्शन दूसरा इसमें है अभिप्रेरणा और ऑप्शन तीसरा इसमें है मूर्तता, ऑप्शन चौथा इसमें है पुनर्बलन। तो कक्षा शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग किस सिद्धांत पर आधारित होता है? जो सहायक सामग्री कक्षा शिक्षण में प्रयोग किया जाता है वो किस सिद्धांत से लिया गया है या किस सिद्धांत से संबंधित है या फिर किस सिद्धांत पे आधारित है कक्षा शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग? इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न नंबर 20वां। आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है यह। प्रश्न नंबर 20वां कह रहा है कि निम्न में से कौन रचनावादी शिक्षण का आधार है? प्रश्न नंबर 20वां कह रहा है कि निम्न में से कौन रचनावादी शिक्षण का आधार है? पहला ऑप्शन इसमें है शिक्षक केंद्रित शिक्षण, छात्र की सक्रिय भागीदारी, प्रश्न नंबर 20वां का तीसरा ऑप्शन इसमें रटंत विद्या और चौथा ऑप्शन इसमें है दंड प्रणाली। तो ये तो रहा आज के वीडियो का आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न। प्रश्न नंबर 20 तक आज के इस प्रैक्टिस सेट में प्रश्न दिए गए थे। अब इन 20 प्रश्नों को आप लोग हल करिएगा। हल करने के बाद उत्तर कुंजी लास्ट में यहाँ पे दिया गया है, इससे मिला लीजिएगा। उत्तर कुंजी को एक बार देख लेते हैं हम लोग। उत्तर कुंजी में पहले प्रश्न का ऑप्शन बी सही है, दूसरे प्रश्न का ऑप्शन सी सही है और तीसरे प्रश्न का ऑप्शन बी सही है, चौथे प्रश्न का ऑप्शन सी सही है, पाँचवें प्रश्न का ऑप्शन बी सही है, छठे प्रश्न का भी ऑप्शन बी सही है, सातवें प्रश्न का ऑप्शन सी सही है, आठवें प्रश्न का बी सही है, नवें प्रश्न का भी ऑप्शन सी सही है। सातवें प्रश्न का ऑप्शन सी सही है, आठवें प्रश्न का ऑप्शन बी सही है और नवें प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। 10वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही है, 11वें प्रश्न का ऑप्शन बी सही है, 12वें प्रश्न का ऑप्शन बी सही है, 13वें प्रश्न का ऑप्शन डी सही है, 14वें प्रश्न का ऑप्शन डी सही है, 15वें प्रश्न का ऑप्शन ए सही है, 16वें प्रश्न का ऑप्शन बी सही है, 17वें प्रश्न का ऑप्शन ए सही है और 18वें प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। 19वें प्रश्न की बात करें तो इसका सी ऑप्शन सही है 19वें प्रश्न का। 20वें प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। तो ये तो रहा आज के प्रैक्टिस सेट का उत्तर कुंजी, जिसमें हम लोग कुल 20 प्रश्नों को हल किए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन किसी नए वीडियो पे हम लोग मिलेंगे। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग एंजॉय करिए। हैप्पी मकर संक्रांति। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू।